आज के वीडियो के माध्यम से हम लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपको बीए थर्ड ईयर पेपर 1 में पढ़ना पड़ता है, तो उसी के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे विस्तार से कि आखिरकार हमको क्या क्या पढ़ना है बीए थर्ड ईयर में। तो बहुत से सारे छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो कि सेकंड ईयर की परीक्षा दिए, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। थर्ड ईयर में अब उनका एडमिशन हो चुका है, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में, कुछ का हो रहा है, तो अगर नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं ईयरली एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, यानी थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तृतीय वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो तृतीय वर्ष में आपके बहुत सारे प्रश्न आपके थे। एक मैं वीडियो बना दूंगा खास करके कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट छोड़ना होता है तो आखिरकार कौन सा सब्जेक्ट आप छोड़े, इसको लेकर के एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई, आप लोग देख ही रहे हैं उसको। वैसे मैं और एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। मैं आपको बताऊं कि बीए थर्ड ईयर में जब आप पहुंचेंगे, तो अभी तक क्या नियम था कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर होता था 3 साल का, और 3 ही बार आपकी परीक्षा होती थी। जब आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा देते थे तो आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हुआ करते थे और 1 साल में एक पेपर होता था आपका। सेकंड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट और फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते थे, सेम एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे। थर्ड ईयर में क्या था कि सेकंड ईयर में जो 3 सब्जेक्ट होते थे उन्हीं में से एक सब्जेक्ट को आपको छोड़ना होता था, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता था थर्ड ईयर में, और एक सब्जेक्ट का 3 पेपर होता है। तो वही पैटर्न थर्ड ईयर वालों पर अभी लागू होगा, चूँकि अभी सेकंड ईयर वालों का थर्ड ईयर टाइप का एग्जाम होगा, मतलब ईयरली एग्जामिनेशन होगा। सेमेस्टर वाइज एग्जाम में अभी थर्ड सेमेस्टर में बच्चे प्रवेश किए हैं तो वो सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है, ओके। तो उससे नहीं मतलब है, ये ईयरली एग्जामिनेशन जो सेकंड ईयर पास कर चुके हैं यानी ईयरली एग्जामिनेशन में, और पुराने पैटर्न वाले और थर्ड ईयर में आए हैं और उनको पढ़ना है। तो आपका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है यानी राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कुछ भी बोले, तो उसमें आपको 3 पेपर देने होंगे। प्रथम पेपर जो होता है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत, ठीक है। दूसरा पेपर है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी कि भारतीय राजनीतिक विचार। इसके अलावा जो तीसरा आपका पेपर है उसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो इन तीनों के सिलेबस के बारे में पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद में कुछ चैप्टर वाइज वीडियो और मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास रहेगा। पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि वो भी जान सके कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आखिरकार लोक प्रशासन के सिद्धांत में पढ़ना क्या है, आइए अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। ये नवीनतम सिलेबस है आपका। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए यह सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप जिस भी भाषा से हैं आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं हिंदी में बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा उसको। सिलेबस की अगर बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पॉलिटिकल साइंस का एक पहला पेपर है बीए थर्ड ईयर का, ठीक। इसका नाम है प्रिंसिपल्स माने होता है सिद्धांत, पब्लिक माने होता है लोक, एडमिनिस्ट्रेशन माने होता है प्रशासन, यानी आप माने काकी के, तो लोक प्रशासन के सिद्धांत, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। आपका जो क्वेश्चन कि ये आपका जो सिलेबस है ये 4 इकाइयों में बटा हुआ है, यानी कि 4 यूनिट में डिवाइडेड है, 4 यूनिट में। आइए पहले यूनिट इसी श्रृंखला में देखते हैं हमको समझना क्या क्या है। इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों के समक्ष वीडियो है, बोर्ड पर पढ़ाया था, और चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया है, तो दोनों की वीडियो आपको मिल जाएंगे। और भी जो चैप्टर वाइज वीडियो होंगी मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट में, उनको संकलित करके आपके समक्ष में प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। चले सबसे पहले हमको मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या जानना। सबसे पहला आपका कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग यानी उसका अर्थ, लोक प्रशासन का अर्थ जानना है। उसके बाद में लोक प्रशासन का नेचर यानी प्रकृति जाननी है उसकी, कैसा नेचर है। लोक प्रशासन एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है या एक जो है ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है यानी कला है, इसको समझेंगे। इसके बाद में हमको क्या जानना है, इसके बाद में आपको स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपको उसका कार्यक्षेत्र समझना, लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र, या आप स्कोप मतलब होता है विषय क्षेत्र या कार्यक्षेत्र, जो भी आप बोलो, कितना स्कोप इसका है और क्या क्या पढ़ा जाता है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो लगभग 1-2 लेक्चर में ये आपका लगभग एक ही लेक्चर में हो जाता है, और मैंने पढ़ा भी दिया है, चैप्टर 1 वीडियो बोर्ड पे है, आप देख सकते हो उसको, बीए थर्ड ईयर पेपर 1 चैप्टर 1, ओके। अगला है आपका, देखिए अगला चैप्टर आपका आता है रिलेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर सोशल साइंस, यानी कि आपका जो रिलेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके उसका अदर सोशल साइंस से यानी अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो लोक प्रशासन है इसका क्या संबंध है, यानी रिलेशन ऑफ माने संबंध है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का, ठीक। अदर सोशल साइंस माने क्या होता है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ।
तो लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, आप ये दूसरा चैप्टर आप डाल सकते हो अपने सिलेबस में। ओके, आपका अगला चैप्टर जो आएगा उसमें आपको क्या पढ़ना है? अगला चैप्टर है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के एक वीडियो मैंने बना दी चैप्टर 2 नाम से, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वो चैप्टर 3 में आपका पड़ेगा, लेकिन चैप्टर से कोई मतलब है नहीं, आपको पढ़ना है, टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए बस। तो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक माने होता है लोग, प्राइवेट माने क्या होता है? निजी, ठीक है। या पब्लिक माने आप सार्वजनिक बोल सकते हो, लोग बोल सकते हो कि सभी का प्रशासन, सभी के ऊपर जो प्रशासन चलता है उसी को लोक प्रशासन। आप सभी मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई पुलिस है, आप पुलिस के ऊपर मान लेते हैं, पुलिस के ऊपर एसओ होता है, एसपी, ये सब लोग क्या करते हैं? पुलिस प्रशासन को नियंत्रण करते हैं। जैसे कि एक स्कूल है, उस स्कूल में तमाम सारे टीचर हैं, तो किसका घंटा किस समय में, किस मतलब पीरियड में, मतलब कैसे किस क्लास में होगा, वो निर्धारित करना किसका काम होता है? वो प्रिंसिपल निर्धारित करता है कि कौन कब कहाँ पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो इसी प्रकार का यही होता है प्रशासन। तो ये विद्यालयी प्रशासन हो गया जो कि प्रिंसिपल के द्वारा किया गया। उसी प्रकार से क्या होता है, हर एक सेक्टर में ये प्रशासन होता है। इसी प्रकार से चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कोई अन्य प्रशासन हो, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक प्रशासनिक विभाग होते हैं प्रशासन करने के लिए। जैसे ऑफिस जो होता है आप देखते हैं, वो प्रशासनिक भवन लिखा जाता है उसमें, विद्यालयों में या अन्य जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ से चूँकि प्रशासन यानी जो नियम कायदे होते हैं बनते हैं और लागू करवाए जाते हैं, तो ये होता है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ ऐसे जो है यानी कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन दोनों के बारे में हम समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मान लेते हैं बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल खोले हैं, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे, उसमें सार्वजनिक जो है लोगों का हित नहीं हो सकेगा। तो जब किसी निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई प्रशासन हम अपनाते हैं, कोई व्यक्ति अपनाता है कोई पर्टिकुलर, तो उसको हम जो है प्राइवेट बोल सकते हैं। और पब्लिक में सभी का समान अधिकार होता है, जनता का पूरे के पूरे देश के, ये चीज़ होती है। तो आगे द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, यानी कि आपका रोल क्या है आधुनिक राज्य में, यानी मॉडर्न स्टेट में, आधुनिक राज्य में। राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, इसका संदर्भ देश से लिया जाएगा यहाँ पर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, यानी उसका रोल माने क्या होता है? भूमिका, ठीक। कहते हैं कि तुम्हारा क्या रोल है। आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में कहते हैं कि अजय देवगन साहब ने ये रोल निभाया उसमें, या अक्षय कुमार जी ने ये रोल निभाया। तो ये रोल निभाना एक प्रकार से भूमिका अदा करना, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी भी चीज़ की भूमिका निभाना। तो इसी प्रकार से रोल क्या है कि क्या भूमिका निभाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसमें? इन मॉडर्न स्टेट, यानी कि कहाँ पर? आधुनिक राज्यों में। जो आधुनिक देश बन रहे हैं उन आधुनिक देशों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, इसको समझना है। इसके अलावा रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो उत्तरदायी प्रशासन होता है उसे कैसे हम समझ सकते हैं, यानी उत्तरदायी प्रशासन किसे कहते हैं, उसकी विशेषता और है क्या वह मुख्य रूप से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 5 से 6 चैप्टर में आपका ये यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम यूनिट 2। यूनिट 2 थर्ड ईयर में आपको क्या पढ़ना है भाई, देखेंगे आपको बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? आपका संगठन। बेस माने होता है आपका आधार, ऑर्गेनाइजेशन माने होता है संगठन। तो संगठन के बहुत सारे आधार होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑफ द फंक्शनल बेस, यानी कि जो कार्यात्मक आधार की प्रधानता होती है संगठन की। इसके अलावा संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत, आप माने काकी के, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। तो संगठन के जो सिद्धांत होते हैं उन पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर जो है हियरची माने होता है एक प्रकार से पदानुक्रम, किस पद पे कौन रहेगा, एक स्तर फिक्स करना। जैसे सामाजिक स्तरीकरण आप पढ़ते हैं, वैसे लोक प्रशासन में कौन किस पद पर बैठेगा, पद अनुक्रम कैसे होगा। जो है जैसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री बड़ा है, उससे नीचे उप प्रधानमंत्री हो गया। या इसी प्रकार से आप देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति है, उससे नीचे उपराष्ट्रपति, फिर जो है मुख्य न्यायाधीश हो गया CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, सुप्रीम कोर्ट का, उससे नीचे फिर वरिष्ठ न्यायालय का। तो इस प्रकार मतलब वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का वो, तो इन सभी इस प्रकार से एक पदानुक्रम होता है इसमें प्रशासन में कि कौन किस पद पर होगा, कौन क्या कर सकेगा, किसकी क्या भूमिका होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा स्पैन ऑफ कंट्रोल,
स्पैन ऑफ कंट्रोल माने होता है नियंत्रण की जो अवधि होती है उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। नियंत्रण का समय कैसा होना चाहिए, खास करके किसी संगठन को नियंत्रित करने का एक जो है समय और एक अवधि या फिर एक प्रकार से एक क्या नियमावली, क्या मापदंड होते हैं, उसको किस प्रकार से नियंत्रण रखना है हमको कोई संगठन अगर हम बनाते हैं तो। इसके बाद में जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकरण का जो एक प्रकार से क्या होता है, प्राधिकरण का जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा विस्तार से। इसके अलावा जो है सेंट्रलाइजेशन एंड जो है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में जानना है। सेंट्रलाइजेशन माने केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन माने होता है विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण मतलब सत्ता किसी एक के हाथ में होगी संगठन में, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि संगठन किसी एक के हाथ में होगा। संगठन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 3 4 लोग हों जो मालिक हों, यानी कि विकेंद्रीकरण हो जाए सत्ता का। ठीक, ये चीज़ हो सकती है संगठन का, तो इसको हमको समझना है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार से आपको प्रशासन पर नियंत्रण रखना है। ठीक, इसके बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी है। इसके जैसे कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल, तो ये 3 चीज़ें यानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये 3 जो है मुख्य पॉइंट होते हैं खास करके जो है संगठन या फिर किसी प्रशासन को चलाने के लिए। जैसे भारतीय प्रशासन में, लोक प्रशासन की अगर बात की जाए तो 3 मुख्य फैक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक तो जो विधान आपका वो होता है संसद, जिसको कहते हैं विधान मंडल या फिर संसद, खास करके बोल दें जो विधान बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं। संसद को हम विधायी या फिर एक प्रकार से उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो कानून बनाने वाला है, तो संसद में ही कानून बनता है तो उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव हम उस मतलब कि उसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव माने क्या होता है, कार्यकारी यानी कार्यपालिका। तो जो है विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेटिव को विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका और जुडिशियल को न्यायपालिका। अब इन तीनों की ही मुख्य भूमिका होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या भूमिका होती, थोड़ा सा आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बड़े ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों जो है टर्म्स हैं इसके, पॉलिटिकल साइंस के खास करके। और BA 3rd ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन तीनों को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो लेजिस्लेटिव यानी कि बात की जाए जो है आपके विधायिका की, तो विधायिका का काम जैसे संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक तो होती है आपकी लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। इसके अलावा आप देखते हैं एक इसमें और महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं, मतलब होते ही हैं शामिल, बिना राष्ट्रपति के कुछ नहीं होता। क्योंकि जब भी आप लोकसभा में कोई कानून या राज्यसभा से कोई कानून पारित करते हैं, 2/3 बहुमत से संसद में पास करवाते हैं, कुछ कानूनों पर ज़्यादा जो है राज्यों से भी, आधे राज्यों से भी लेना पड़ता है। तो जब क्या होता है कि कानून कोई पास करवाया संसद से, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, दोनों में बहस हुई, उसके बाद में पास हुआ कानून। अब वो कानून जाएगा सीधे किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस पर सिग्नेचर करता है, उसको पास करता है, तो वो कानून माना जाएगा, अन्यथा वो कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, उसके बाद में अगर 2-3 बार ऐसा हुआ तो फिर कानून वैसे पारित कर दिया जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं पे एक वैसे तरीके से भारत में रह रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति का उतना ज़्यादा प्रभाव या उतना ज़्यादा अथॉरिटी, अधिकार नहीं है जितना ज़्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का या अन्य देशों के राष्ट्रपति का होता है। भारत में राष्ट्रपति जो होता है एक प्रकार से नाम मात्र का होता है, मुखिया, ठीक, देश का। लेकिन राष्ट्रपति का जो है अधिकार होता है, बिना उसके सिग्नेचर के कानून पास नहीं होता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिए। कई सारे पावर होते हैं, जेबी वीटो पावर होता है उनके पास, राष्ट्रपति के पास, कि कोई जो है कानून आया उसको उठा करके जेब में रख लिया। कुछ दिन तक मान लेते हैं टालना हुआ उनको कि हाँ इस कानून को नहीं पारित करवाना है, तो जेब में रख लिया अपना, तो वो कानून फिर बाद में फिर से चर्चा वर्चा होगी, उसके बाद में फिर चीज़ें होंगी। ठीक, तो ये होता है आपका लोकसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, विधायिका यानी कि संसद का निर्माण करते हैं। संसद में क्या होता है, कानून बनता है। संसद में जो हम लोगों के द्वारा चुने गए जो सांसद होते हैं वो जाते हैं संसद में, बैठते हैं और अपने अपने एरिया के जो समस्याएं होती हैं उनको रखते हैं, उन पर बहस होती है और उससे रिलेटेड कानून बनाते हैं। संसद मतलब कि संविधान में कोई परिवर्तन करना हुआ तो भी कहाँ से होता है, वो संसद के माध्यम से होता है। तो संसद क्या करती है, कानून को बनाती है। दूसरा नंबर पॉइंट आएंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, यानी कि जिसको कार्यपालिका कहते हैं।
जो कानून लेजिस्लेटिव ने यानी कि जो कानून विधायिका यानी संसद ने बनाया उस कानून को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका लागू करती है। यानी कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका मतलब जैसे कि पुलिस हो गए, पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम, यानी जितने सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जितने भी हैं, ये सब कार्यपालिका के क्या हैं? सदस्य हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे पुलिस वगैरह ही तो कानून वगैरह लागू करते हैं। अगर मान लेते कोई कानून नहीं मानता है, कानून का विरोध करता है, तो उसको दंड देने के लिए कौन जाता है? पुलिस जाता है। और इसी प्रकार से कई चीज़ें होती हैं। तो ये कार्यपालिका जो होती है वो क्या करती है? जो संसद द्वारा बनाए गए यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को वो लागू करवाने का प्रयास करती है, लागू करती है। ठीक, इसके अलावा जब मान लेते हैं कि जो विधायिका ने कानून मतलब कि विधायिका ने कानून बनाया, अब एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? उस कानून को जनता पर लागू कर रहा है कि हाँ भाई आज से ये कानून लागू होगा, संसद में पास हो चुका है। अगर उसमें मान लेते हैं जो जनता है, चूंकि भारत एक लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चूंकि भारत ही है, तो भारत में क्या है? जनता बहुत मतलब कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि सभी के विचार एकदम से सेम होंगे। तो बहुत सारे लोगों को नियम कायदे नहीं पसंद होते तो धरना देते हैं। तो आप मतलब कि एक प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से औचित्यपूर्ण तरीके से आप धरना देंगे कि हाँ भाई ये कानून हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस कानून में ये चीज़ें गड़बड़ी है जिससे जनता को हानि होगी। तो लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने इस बात को कहा। तो इस पहलू पर खड़े उतरने के लिए आप देखिए जनता क्या करती है? प्रोटेस्ट करती है, वो विरोध करती है कानूनों का। और जब विरोध करती है तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून जो है वो जनता इसलिए विरोध उसका कर रही क्योंकि वो संविधान में लिखे गए पहलुओं पर खरी नहीं उतर रही है। यानी संविधान भारत का सर्वोच्च व्याख्याता होता है। संविधान ने जो बातें लिखी उसको जनता मानने के लिए बाध्य है। सरकार अपनी मर्जी से जनता पर हर चीज़ नहीं थोप सकती है। संविधान के अंडर में रहते हुए, संविधान के दायरे में रह करके जो मतलब की जो विधायिका होती है, संसद होती है, वो कानून बना सकती है। ठीक, ऐसा नहीं कि संविधान से उड़ करके कोई कानून पारित करवा ले कि आज से मोदी जी है 2050 या 2060 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनका भी चुनाव होगा, जनता फिर 5 साल पे अगर अच्छा काम करेंगे तो रखेगी, नहीं अच्छा काम करेंगे तो फिर दूसरा कोई आएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो जनता के हाथों में पूरा का पूरा पावर मतलब निहित है। अब जनता संविधान को चूंकि पढ़ती है, जनता भी पढ़ती है और वकील भी तमाम सारे लोग पढ़ते हैं। तो जनता चूंकि जब जानकार होगी तो क्या करेगी? उस कानून का विरोध करेगी जो कि संसद ने बनाया है। अब संसद का जो कानून है जो कि विरोध में जनता उतरी है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका होगी किसकी? जुडिशियल की, यानी जुडिशरी की। जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका की। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो न्यायालय होते हैं वो न्यायालय। खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये न्यायपालिका है। ठीक, तो न्यायपालिका क्या करती है? जनता को न्याय दिलवाने का काम करती है। अगर जिस भी देश में लोकतंत्र है और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के से एकदम से स्वतंत्र नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें जनता को जो है इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो जनता को इंसाफ मिलने के लिए इन तीनों का यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल का इनका संबंध नहीं होना चाहिए आपस में। मुख्य रूप से खास करके जो है कार्यपालिका विधायिका का न्यायपालिका से नहीं होना चाहिए संबंध। हालांकि मेरे हिसाब से सभी का आपस में संबंध परस्पर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार वगैरह में बढ़ोतरी होती है। ठीक, तो मान लेते कोई कानून बना, अब उस कानून का विरोध, किसान कानून का विरोध लोगों ने किया, तो अब वो कहाँ पर जाएगा? न्यायपालिका देखेगी कि जो संसद ने कानून बनाया है वह कानून संविधान के हिसाब से ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर संविधान के हिसाब से वो ठीक नहीं होता है कानून, तो क्या करेगी? जो न्यायपालिका होगी कानून को रद्द कर देगी। उसको कहेगी कि इसमें ये गलतियां हैं, इसको आप सुधारोगे तो ये पास होगा। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी न्यायपालिका के पास है। अगर न्यायपालिका भी मान लेते हैं कि मिली हुई है विधायिका से, तो फिर क्या होगा? वो कहेगी नहीं नहीं कानून सही है, संसद में मतलब कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, संसद का कानून ही सर्वोपरि है, तो फिर वो हो जाएगा। तो इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन वगैरह की शक्ति आप देखते हैं न्यायपालिका के पास होती है। तो इसीलिए 3 मुख्य स्तंभ आप देखते हैं जनता के, खास करके मुख्य रूप से आपको यहाँ पर, और भी तमाम सारे स्तंभ आप देखते हैं, जैसे कि एक तो मीडिया चौथा स्तंभ है। तो यहाँ पर ये 3 मुख्य रूप से मैं 3 स्तंभों की इसलिए बात कर रहा हूँ, इनमें ये 3 स्तंभ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोक प्रशासन की दृष्टि से आप देखेंगे ये 3 खंभे मान सकते हो, 3 पिलर मान सकते हो इनको। तो इसीलिए हमने समझा दिया क्योंकि इनका बहुत रोल होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आपकी इसमें। आगे समझते हैं। इकाई 3
इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है, द चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव माने क्या होता है, मुख्य कार्यकारी यानी मुख्य कार्यपालिका की बात की जा रही है यहाँ पर। लाइन, लाइन माने एक प्रकार से एक व्यवस्था होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा किसी दिन। इसके अलावा स्टाफ ऑफ जो है एक्सर्ली एजेंसीज यानी कि जो कर्मचारी और सहायक एजेंसियां होती हैं उनके बारे में। द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बारे में। सार्वजनिक जो है कुछ मतलब कि कुछ डिपार्टमेंट माने विभाग होते हैं कुछ मतलब कि जो कार्यपालिका के, उन विभागों के बारे में। पब्लिक कोऑपरेशंस यानी कि जो सार्वजनिक निगम होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी, ठीक यानी स्वतंत्र नियामक और जो है कमीशंस। इंडिपेंडेंट आईआरसी, आईआरसी मतलब इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र नियामक आयोग होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा एफएसए होता है यानी कि फील्ड सर्विस एजेंसीज, जिसको आप क्या कहते हैं, फील्ड सेवा एजेंसियां, ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी माने होता है नौकरशाही। तो इन सभी के विस्तार से इन सभी चीज़ों की परिभाषा, विशेषता और इन सभी चीज़ों के बारे में हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इनका क्या मतलब कि इनका क्या महत्व है खास करके वर्तमान में और एक मॉडर्न स्टेट में, मॉडर्न मतलब कि राज्य में, ठीक है। देश, यहाँ पर स्टेट या राज्य का मतलब मेरा देश से होगा। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप जब भी राज्य की बात करेगा तो देश से समझेंगे। ओके, आगे समझते हैं। चौथी इकाई आपकी आएगी। चौथी इकाई में हमको क्या पढ़ना है, चौथी इकाई में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, पर्सनल माने समझ सकते हैं ना आप, पर्सनल क्या होता है, पर्सनल माने खुद का। जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन रखता है खुद का, ठीक, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो है पर्सनल बोल दिया, पर्सोनल इसको बोल सकते हैं आप। पर्सोनल माने वही मैं सोच रहा था कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि तो जैसे कि कुछ लोग रखते हैं, ठीक, तो उसकी पढ़ने की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पर्सोनल जो है एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन माने होता है कि क्रमिक तरीके से क्या क्रम होता है प्रशासन का, उस क्रम को हम समझेंगे। पर्सोनल प्रशासन यानी कि पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक प्रकार से क्रमिक तरीके से हमको समझना है कि हाँ कौन सा प्रशासन सबसे ऊपर है, फिर नीचे, फिर एक क्रमिक, एक क्रमबद्धता, एक सुव्यवस्थिता के हिसाब से जो चीज़ें फिक्स होती है कि किस प्रकार से प्रशासन होगा, कैसे कैसे काम चलेगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कैसे भर्ती होती है प्रशासन में, ठीक, यानी कि रिक्वायरमेंट कैसे होती है। तो भर्तियों के बारे में जानेंगे हम कि भर्ती किसे कहते हैं, और भर्ती जो कोई भी भर्ती होती है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे सेवा भर्ती हो, या फिर कोई भी भर्ती होती है तो कैसे होती है उसको जानेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रशिक्षण जो दिया जाता है, ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण, ठीक। रिक्वायरमेंट माने होता है कि भर्ती, एक प्रकार से ट्रेनिंग माने क्या होता है, प्रशिक्षण कैसे होता है। इसके अलावा एंड जो है प्रमोशन, प्रमोशन माने पदोन्नति, पदोन्नति किसे कहते हैं, खास करके भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति ये सब क्रमिक प्रशासन के ही अंग हैं, यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ही अंग हैं। तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ट्रेनिंग एंड प्रमोशन और रिक्वायरमेंट यानी भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति क्रमिक प्रशासन के अंतर्गत हम इनको देखेंगे। इनसे लगातार प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो लगभग यहाँ से आपका 10 से 15 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है यूनिट 4 से, तो ये कन्फर्म रट लीजिएगा, आएगा 100% यहाँ से। अगला है आपका पोजीशन क्लासिफिकेशन। पोजीशन क्लासिफिकेशन माने होता है स्थिति वर्गीकरण, यानी किस प्रकार से किस व्यक्ति की स्थिति होगी उसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा और किन किन आधारों पर किया जाता है कि आप यहाँ पर रहोगे, आप ये कार्य करोगे, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, क्या क्या क्राइटेरिया आपकी होगी, कहाँ कहाँ तक आप प्रशासन कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार के पहलू, ठीक, इसमें हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन माने जन संपर्क, यानी जन संपर्क कैसे होता है और लोग क्या चाह रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। जन संपर्क यानी कि पब्लिक रिएक्शन पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन माने जन संपर्क कैसे आपका होगा, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो लोगों से कैसे हमारा संबंध होता है एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके, ठीक है, लोगों के साथ कैसा संबंध होता है प्रशासन का, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में खास करके दो चीज़ें आती हैं, एक तो बजट और एक जो है एडिट। ऑडिट माने होता है एक प्रकार से जो है लोखा परीक्षा जो होती है, लेखा परीक्षा जो होती है उसके बारे में, और एक बजट यानी बजट बनाना। लोक लेखा माने होता है जो कि एक प्रकार से ब्यौरा टाइप का, या लोक लेखा समिति होती नहीं एक,
तो उसी के बारे में खास करके यहाँ पर पढ़ने का प्रयास रहेगा। तो किस प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं, तो ये सब फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय प्रशासन के अंग होते हैं। तो वित्तीय प्रशासन में हमको क्या पढ़ना है, बजट और लेखा परीक्षा जो होती है इसके बारे में जानना है। तो ये आपका सिलेबस था मुख्य रूप से पेपर 1 का, BA थर्ड ईयर पेपर 1 लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1। पेपर 2 का जल्दी में बनाऊंगा और पेपर 3 का इसी प्रकार सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। और एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक सब्जेक्ट का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पेपर 2 की बात की जाए, पेपर 2 की वीडियो में हम मिलेंगे। पेपर 2 का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी कि भारतीय राजनीतिक विचार। तो इसमें भारतीय राजनीतिक विचारों में जैसे कि मनु हो गए, भीष्म हो गए, कौटिल्य हो गए, ठीक है, इन सभी के बारे में बाल गंगाधर तिलक हो गए, अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इन सभी के बारे में हमको जानना है। और भी तमाम सारे विद्वान हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस इसका भी डिस्कशन कर देंगे, तो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस का आज आप लोगों ने पेपर 1 देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। धन्यवाद।